नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। दोस्तों, यदि हम नाक, कान और गला की बात करें तो ये समस्याएं हम सभी को होती है, पर बच्चे कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं, है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाक और कान की समस्या के साथ लगातार बने रहते हैं और सोचते हैं कि शायद अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत कुछ किया जा सकता है। हम विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे कि नाक, कान, गले की कौन सी समस्याएं हैं, साथ ही बहरापन, टॉन्सिल और साइनस से कैसे बचें, इनके लक्षण क्या हैं और ये किस हद तक खतरनाक हो सकती है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों का हकलाकर बोलना, एक ही ध्वनि को बार बार दोहराना क्या कोई बीमारी है, और यदि है तो उसका इलाज क्या है। तो आज हमारे कार्यक्रम का विषय है कान, नाक व गला एवं हकलाने की बीमारी, कारण व उपचार। जी हाँ, विषय है कान, नाक व गला एवं हकलाने की बीमारी, कारण व उपचार। यदि आप नाक, कान, गला या फिर हकलाने से संबंधित कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इस फोन पर कोई पैसा नहीं लगता। समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस.सी. शर्मा। आप दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में ईएनटी के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और इनके साथ ही हमारे दूसरे विशेषज्ञ मेहमान हैं डॉक्टर सुलभ कांत। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्पीच थेरेपिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट हैं, जो खास तौर पर आज हमें हकलाने की समस्या और उपचार के बारे में बताएंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, आइए देखते हैं इसी से संबंधित एक विशेष रिपोर्ट। ईयर, नोज और थ्रोट यानी कान, नाक और गला का संक्रमण बच्चों को भी हो सकता है और आपको भी। आम तौर पर संक्रमण शुरू में तब दिखते हैं जब आपके गाल में दर्द होता है, नाक बहने लगती है, कान दर्द, सुनने में तकलीफ या सूजन के अलावा सिर दर्द और बुखार होता है। हालांकि नाक की एलर्जी जहां मौसम के बदलने और धूल, मिट्टी या सिगरेट के धुएं से हो जाती है, वहीं कान में पिन, चाबी या माचिस से खुरेचने से या कान छेदने की असुरक्षित पद्धति से संक्रमण हो सकता है। यदि आपके कान में सीटी बजती है, फोन की भी आवाज सुनाई नहीं देती, तो आपके सुनने की शक्ति खत्म हो सकती है। यहाँ तक कि बहरेपन के साथ चेहरा भी लकवाग्रस्त हो सकता है। बता दें कि छोटी उम्र में सुनने की क्षमता खो देने का सबसे आम कारण कान का संक्रमण ही है। इसी तरह गले में खराश का होना भी गले का इन्फेक्शन है, जिसमें गले से कर्कश आवाज, हल्की खांसी, बुखार, सिर दर्द, थकान और कांटे जैसी चुभन के साथ बोलने में तकलीफ होती है। लेकिन आम तौर पर लोग खराश को अनदेखा कर देते हैं। बता दें कि इससे टॉन्सिल या गले का गंभीर संक्रमण भी हो सकता है। जी हाँ, टॉन्सिल जो हमारे गले में दोनों तरफ होता है, जिसका काम बैक्टीरिया और वायरस को गले में जाने से रोकना है। लेकिन कई बार जब ये टॉन्सिल खुद ही संक्रमित हो जाते हैं तो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। इसका खतरा तब अधिक बढ़ जाता है जब ये संक्रमण स्ट्रेप्टोकॉक्स हीमोलिटिकस नामक बैक्टीरिया से होता है। बता दें कि यह संक्रमण हृदय और गुर्दे में फैलकर खतरनाक बीमारी को भी जन्म दे सकता है। इसी तरह साइनस में श्वास लेने में रुकावट आती है, लेकिन लोग इसे भी मामूली बात समझकर इलाज नहीं करवाते और फिर बाद में ऑपरेशन ही कराना होता है। अब हम आपको बताते हैं जब जुबान से शब्द नहीं निकलते, जब वाक्य ठीक से नहीं बोल पाते और एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं, तब क्या होता है। जी हाँ, इसे हकलाना कहते हैं। हकलाना एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है। विशेषज्ञों के अनुसार हकलाने वाले व्यक्ति की मस्तिष्क की वायरिंग यानी उसके दिमाग की वायरिंग इतनी घुमावदार होती है कि मस्तिष्क सूचनाएं देर से पहुंचाता है, जबकि मुंह पहले कार्य करने लगता है। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि हकलाने वाले व्यक्ति के दिमाग में एक रासायनिक तत्व डोपामाइन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है,
किस कारण बोलने और शब्दों के उच्चारण में समस्या होती है। स्पीच थेरेपी की मदद से हकलाने की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। बहरहाल जरूरी है सतर्कता की, जागरूकता की, क्योंकि रोग कोई भी और कैसा भी क्यों न हो, पहले से हमें सावधान होने का संदेश दे जाते हैं। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो बोलने सुनने की समस्या से जुड़ी एक सशक्त रिपोर्ट आपने देखी। आइए इस पर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नाक कान और गले की बहुत ही आम सी समस्याएं हमें अक्सर होती है और हम कई बार घरेलू जो नुस्खे हैं वो भी अपनाने लग जाते हैं। तो हमें कब ये समझना चाहिए कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए बल्कि डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? कब स्थिति गंभीर हो जाती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हर घर में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ बच्चे को कभी जुकाम ना लगी हो, कान में दर्द ना हुआ हो, और घर में ही लोग उसको कभी कान में तेल डाल दिया, कभी थोड़ी सी नाक से नक्सीर आई तो प्याज का पानी निकाल के लगा दिया। हर एक आदमी हर सोसाइटी के हिसाब से अपने नुस्खे ट्राई करते रहते हैं जी। मगर हर चीज़ को इतने सहजता से नहीं लेना चाहिए। जैसे कि जुकाम लगी जी। आमतौर पे जुकाम जो वायरल इन्फेक्शन या नाक से रेशा आया वो 5-6 रोज़ में ठीक हो जाता है। ज़्यादातर में कोई बुखार वगैरह इनके साथ नहीं होती है और बच्चा बहुत बीमार नहीं लगता है, बच्चा खेलता कूदता रहता है। तो जब तक ऐसा है तब तक कोई बात नहीं। पर अगर जब बच्चे के बुखार हो जाए और बच्चे की थकान ज़्यादा होने लग जाए, वो बिस्तर में लेटा हुआ है, नाक से रेशा ज़्यादा आ रहा है और वो मवाद की किस्में आने लग गया, पीला या बहुत गाढ़े सफ़ेद रंग का, या बच्चे के सर दर्द होने लग गया वो, या उसके नाक में इन्फेक्शन के बाद में गले में उसको इन्फेक्शन चले गया और उसको खाना खाने में मुश्किल हो गई, तुरंत ऐसे समय में नाक कान गले विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए जी। इसी तरह से जैसे कान में दर्द हुआ, अब रात में आपने कान में तेल डाल दिया, तो तेल डालना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इससे हमने बहुत मरीज ऐसे देखे हैं जिनके कान खराब हो जाते हैं जी। तो कान में दर्द है तो अगर उसी समय इमरजेंसी में आप ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ ले जाके दिखाइए और फिर दवाई लीजिए। वरना रात में अगर दर्द को कंट्रोल करना है तो उसको दर्द की दवाई दीजिए पीने के लिए, खाने के लिए। कान में कुछ मत डालिए, क्योंकि कान के अगर पर्दे में छेद है और जो आप तेल या कुछ डाल रहे हो अंदर चले गया तो फायदा करने के बजाय वो नुकसान कर देगा। बिल्कुल, यानी हमारे शरीर का बहुत ही संवेदनशील ये हिस्सा है और इसके साथ इस तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए बल्कि सीधे चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। चलिए आइए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर सुलभ, आप हमें ये बताएं कि तुतलाने हकलाने की समस्या से आप जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट हैं आप इसके। बच्चों की तोतली बोली तो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक उम्र के साथ अगर ये जो व्यवहार है, जो तुतलाना है, ये अगर बढ़ता चला जाए तो ये कितना गंभीर होता है? क्या इसे एक बीमारी माना जाए? किस तरह से इस समस्या को देखा जाए? बच्चों में जो तुतलाने की प्रॉब्लम है, जो क्लियर आवाज़ नहीं होती है, उच्चारण साफ नहीं होता है, स्टार्टिंग में अगर इस प्रॉब्लम को छोड़ दिया जाए तो आगे जाके काफ़ी समस्या हो जाती है और ये भी एक स्पीच डिसऑर्डर है, बोलने का रोग है। अगर सही टाइम पर बच्चे को लाया जाए तो इसका करेक्ट इलाज है और बच्चे का तुतलापन को ठीक किया जा सकता है जी। तो किस उम्र में जाकर ये पता चल जाता है कि बच्चे की जो तुतलाने की समस्या है वो एक समस्या है, तुतलाना अब उसके उम्र के साथ छूट जाना चाहिए, लेकिन अब ये एक समस्या का रूप ले चुका है, ये हम कब समझें? बच्चों में 4 साल तक एक फोनोलॉजिकल प्रोसेस होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े लोगों की तरह नकल करते हैं, तो जो सेंटेंस होते हैं, वर्ड होते हैं, उनको सिंपल करके बोलते हैं। लेकिन अगर 3 साल के बाद भी बच्चे में अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, इसके मतलब है कि यही उच्चारण का दोष है और उस टाइम में स्पीच पैथोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें, जिससे इस आवाज़ को हम क्लियर कर सकते हैं। जी जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। शुभम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। शुभम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जी शुभम जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, ये पूछना चाहते हैं, हमारे में गले खराश रहती है। ठीक है, आगे बताएं। हमारे गले में खराश बनी रहती है, इसका कोई उपाय? ये खराश शुभम जी आपके हमेशा रहती है कि सवेरे उठते हैं तब ज़्यादा होती है? हाँ, यही हम ठंड में जब सवेरे सवेरे उठते हैं तो हमारे गले में खराश बनी रहती है। अच्छा, और आप करते क्या हैं शुभम जी? जी, आपका पेशा क्या है? क्या आपको बोलना ज़्यादा हम पड़ता है? स्टूडेंट हैं।
हैं, स्टूडेंट हैं? हम एक स्टूडेंट हैं। हाँ शुभम जी, देखिए जो गले में खराश होना, बार बार आवाज़ ऐसा लगता है कि साफ नहीं निकल रही, बीच में पानी पीना, कई बार सूखी खांसी आना, ये कारण आजकल अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। जिस तरह का जीवन आजकल हम अपनाने लग गए हैं उसकी वजह से ज़्यादा होता है। और इसके जो ज़्यादातर देखे गए कारण हैं वो हैं जैसे कॉफ़ी का पीना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना, या चाय में अदरक, तुलसी पत्ता, ये चीज़ें डालना। इससे क्या होता है कि हमारे पेट का जो तेजाब होता है, खाना पचाने के जो काम आता है, वो ऊपर आना शुरू हो जाता है गले में, जब हम जागते हैं तब भी, और ख़ास तौर से जब हम सो रहे होते हैं तब। तो उससे क्या होता है कि ये तेजाब गले के जो हमारा बोलने का यंत्र होता है उसमें सूजन कर देता है और गले में खुश्की ला देता है। तो वो खुश्की की वजह से फिर हमारी आवाज़ बार बार खराश होना, खांस के गला साफ़ करने की टेंडेंसी उससे होता है। तो आप ये सावधानी बरतें। और हमारी आदत क्या है समाज में कि अच्छा गला ख़राब है, अदरक की चाय पी लीजिए या कोई तुलसी पत्ता डाल के कर लीजिए। ये चीज़ें वायरल इन्फेक्शन में तो ठीक रहती हैं शुरू में, पर बाद में ये गले को नुकसान करती हैं। तो अगर आप चाय में अदरक वगैरह लेते हैं उसका सेवन बंद कर दीजिए, कॉफ़ी वगैरह बंद कर दीजिए, और आपका गला ठीक रहने लग जाएगा जी। और अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं और अगर शराब का सेवन वगैरह करते हैं तो उससे आप निजात पाइए, क्योंकि वो आगे चल के आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है, उसको तौबा कर लीजिए। जी डॉक्टर शर्मा, जैसे कि आपने पूछा भी था कि क्या बोलने की किसी पेशे से संबंधित है कि नहीं, तो ऐसे में क्या ये समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाती है और क्या इसका उपचार? हाँ, जो हमारा वॉइस बॉक्स है प्रॉपर यूज़ के लिए, जी जी। और शरीर के किसी भी अंग की तरह अगर हम उसका मिसयूज़ करें, उसका दुरुपयोग करें, तो उसमें खामियां आनी शुरू हो जाती हैं। जी जी। हम ज़्यादा बोलें, ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाएं, बहुत ज़्यादा बोलें, बीच में गले को तरावट का या रेस्ट का मौका नहीं दें, तो फिर क्या होता है कि हमारे गले के अंदर जो बोलने के वोकल कॉर्ड जो होते हैं जी। वो बहुत डेलिकेट होते हैं। उसके अंदर कई बार हेमरेज हो जाता है, यानी खून जमा हो जाता है, सूजन आ जाती है, पेट के तेजाब से उसमें सूजन रहने लग जाती है, नोड्यूल बन जाते हैं। स्मोकिंग से और शराब से भी उसके अंदर कई बार कर्क रोग हो सकता है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर 2-3 हफ्ते में आपके ठीक नहीं हो जाएं साधारण उपचार से, तो आपको तुरंत नाक कान गले के विशेषज्ञ के पास में जाना चाहिए। ये एक तरह से शुरू की चेतावनी हो सकती है कि आपके ज़्यादा खतरनाक बीमारी भी पनप सकती है। जी जी। तो शुरू में ही उसका इलाज और निदान होना चाहिए। बिल्कुल। और वोकल कॉर्ड की समस्या से जुड़ी बातचीत हम आगे करेंगे विस्तार से, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे पहले बात कर लेते हैं। निर्मल जी हमारे साथ हरियाणा से जुड़ रहे हैं। निर्मल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। निर्मल जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो निर्मल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जी सुन रहे हैं। जी जी, अपना सवाल पूछें। मैंने काम के बारे में पूछना है। जी पूछे अपना सवाल। जी मैंने 2004 में अपने कान का ऑपरेशन करवाया। ठीक है। 2004 में अपने कान का ऑपरेशन करवाया, जो कि डॉक्टर साहब ने जो गली हुई हड्डी है वो निकाल दी। जी। जो गली हुई हड्डी है वो निकाल दी। हाँ जी। हाँ निर्मल जी, आपके कान का ऑपरेशन, अब कान के ऑपरेशन बहुत तरह के होते हैं। क्या आपका कान बहता था पहले या कान के पर्दे में हाँ छेद था? जी, कान बहता था मेरा जी, पहले बचपन से ही बहता था। अच्छा, तो उस ऑपरेशन के बाद में आपका कान का पर्दा लगा नहीं? डॉक्टर ने क्या बताया कि वापस छेद हो गया? तो डॉक्टर साहब ने कहा जी आपकी हड्डी गली हुई है, मैंने आपकी हड्डी निकाल दी। अच्छा, क्या होता है कि ये कान बहने में निर्मल जी कई तरह की इन्फेक्शन की वजह से तकलीफ होती हैं। एक तो साधारण बीमारी होती है जिसमें केवल कान के पर्दे में छेद होता है, सूखा छेद होता है, ऑपरेशन करो तो उसमें सफलता के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, 80-90% में कान का पर्दा ठीक हो जाता है। दूसरी बीमारी होती है, उसके अंदर क्या होता है, कान की हड्डी जो होती है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है। ऐसे को पता कैसे चले आम आदमी को? क्योंकि कान में जो डिस्चार्ज है उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है, सुनाई में कमी काफ़ी तेज़ी से कम हो जाती है, कान में शांशा की आवाज़ आ सकती है, कभी चक्कर भी आ सकते हैं किसी किसी को। उसके अंदर जब ऑपरेशन करते हैं तो हमारे दो उद्देश्य होते हैं, एक तो बीमारी को निकालना, जो हड्डी में इन्फेक्शन है उसको निकालना, और दूसरा अगर हो सके तो सुनाई में भी उसके लिए कोई ऑपरेशन करके सुनाई भी ठीक की जा सके। तो अब ये चीज़ें, बीमारी का ऑपरेशन करते वक्त अंदर क्या मिलता है या सीटी स्कैन करवा के देखा उसमें कितनी बीमारी, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ज़्यादातर में हम कान का रुकना तो बहना बंद कर सकते हैं,
कि सुनाई का इलाज हर एक में नहीं हो पा सकता है। जी तो आपको तकलीफ क्या बची हुई है? कान अभी भी बह रहा है आपका? निर्मल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। ठीक है निर्मल जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और वोकल कॉर्ड का जैसा कि हमने जिक्र किया था इससे पहले, डॉक्टर सुलभ हमें ये बताएं कि वोकल कॉर्ड को अगर क्षति पहुंचती है तो क्या इससे बोलने में भी किसी तरह की समस्या आ सकती है? अगर वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम आती है, क्षतिग्रस्त होता है, जैसे सूजन होता है, तो आवाज़ में समस्या आती है, जिसके कारण आवाज़ भारीपन हो जाएगा। या वोकल कॉर्ड में ये हो सकता है कि क्लोज ओपन तो हो रहा है लेकिन पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाता है, जिसके कारण हवा बाहर निकलती है और ब्रीदी वॉइस हो सकती है या हॉर्स वॉइस, भारी आवाज़ हो सकती है इसके कारण। जी और फिर उसका वॉइस थेरेपी के द्वारा फिर हम करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। और इससे पहले जैसे कि तुतलाहट की बात हम कर रहे थे, डॉक्टर सुलभ ये बताएं तुतलाहट की समस्या का क्या उपचार है, इसका क्या हो सकता है उपाय? अगर किसी बच्चे को तुतलाहट है, अगर वो स्पीच थेरेपी लेता है तो उससे करेक्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है, जितने भी साउंड हैं उन साउंड का एक प्रॉपर प्लेसमेंट होता है, प्लेस और मैनर। प्लेस और मैनर का मतलब है कि कैसे जीभ, दांत, तालू आपस में टच होते हैं और फिर उसका किस अमाउंट में लंग्स से एयर आती है। तो हम हर साउंड को सिखाते हैं। जैसे सोचो आप प अगर बोल रहे हैं तो हम बताते हैं बच्चे को कि देखो दोनों लिप्स टाइटली क्लोज कर लो और एयर को अंदर रखना है और सडनली एयर को रिलीज कराना है। तो हम मिरर में विजुअल फीडबैक देते हैं और प्रॉपर प्लेसमेंट के द्वारा हम साउंड को सिखाते हैं। फिर उनकी हम वर्ड लिस्ट बना के प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर वर्ड लेवल से हम सेंटेंस लेवल में जाके उनकी प्रैक्टिस कराते हैं और इस तरह से बच्चे को हम करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें कितना वक्त लगता है? वक्त डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह से उसको पिकअप कर रहा है, बच्चा किस तरह से ध्यान देता है और किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, माता पिता किस तरह से मोटिवेटेड हैं। क्योंकि हम लोग आधा घंटा टाइम देंगे लेकिन बाकी टाइम माता पिता को देना होता है। अगर वो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं और बच्चा सिंसियर होकर ध्यान दे रहा है तो ये तकरीबन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सही हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि धैर्य भी रखना होगा और साथ ही लगन भी रखनी होगी, तभी इस समस्या से निजात मिल सकती है। उपचार उपाय मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दिलीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। दिलीप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार जी दिलीप जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे, बातचीत में रुकावट आती है, इससे सीधा सवाल पूछें। मैडम हम गाड़ी में गए थे। ठीक है। गाड़ी में गए थे हम, हमारे कान में आवाज आ रही। हाँ, कान में आवाज आती धूम करके। अच्छा, कान में आवाज आती है। जी डॉक्टर शर्मा। हाँ, ये कान में आवाज़ जो गाड़ी के यात्रा से आती है ना, वो यूजुअली तब होता है जब कहीं ऊंचाई पे गए हो और ऊंचाई से नीचे उतरे हो, या काफ़ी देर कंटिन्यूअस गाड़ी में बैठे रहे हो और शोर होता हो, या उसमें म्यूजिक चल रहा हो। तो ये यूजुअली थोड़े दिन रेस्ट करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और अगर आप सपोज पहाड़ी इलाके पर ऊंचे गए, ऊंचाई से नीचे उतर के आए हैं, तो 2-3 दिन आप पानी की भाप लीजिए नाक से और नाक बंद करके कान में हवा भरने की कोशिश करिए 1-2 बार, और ज़्यादातर कान खुल जाता है, उससे ठीक हो जाएगा। ये कान में जो आवाज़ आने की बीमारी है धीरे धीरे अपने आप सेटल हो जाती है ज़्यादातर केसेस में। और अगर ये 2-1 हफ्ते में ठीक नहीं हो तो मैं आपको सुझाव दूंगा, आपके निकट में जो भी कोई नाक कान गले के विशेषज्ञ हों उनको दिखा लें कि कभी कभी कान के अंदर पानी भर जाता है पर्दे के पीछे, तो वो देख लेंगे कहीं वो कारण तो नहीं है, तो वो उसका इलाज बता देंगे आपको और आपकी आवाज़ ठीक हो जाएगी। जी डॉक्टर शर्मा ये बताएं कि जो ENT है यानी नाक कान और गला जो है, इसका संबंध मौसम से किस तरह से है, किस तरह से असर पड़ता है? ये आपने बड़ा अच्छा पूछा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी मौसम बदलता है कई लोग कहेंगे हमें छींकें आनी शुरू हो गई, जुकाम शुरू हो गया, गला खराब होना हो गया। इसके 2 कारण होते हैं मेन। एक तो खास कारण होता है कि एलर्जी का होना। जिन लोगों को एलर्जी होती है जैसे पोलन से या कोई ग्रास से, उन चीज़ों को क्या होता है कि जब मौसम बदलता है तो उस समय जब फ्लावर्स वगैरह ज़्यादा आते हैं तो उनके पोलन्स हवा में काफ़ी फैल रहे होते हैं, तो उस समय उनको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी साल भर रहती है, उनको हम पेरिनियल बोलते हैं। जिनको मौसम बदलने के साथ होती है उनको हम सीजनल एलर्जी बोलते हैं। तो
जिनको अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो और हर साल होती है उनको, तो जब पता लगे कि भाई ये मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के आसपास होने लगती है तो डॉक्टर से जाएं, वो पहले ही दवाई शुरू करवा लें। क्योंकि जिनके इतनी ज़्यादा एलर्जी रहती है उनको कई बार उसके साथ में दमा भी रहना शुरू हो जाता है। तो अगर हम उपचार कर लें तो उन दोनों से निजात पाया जा सकता है। जिनका साल भर होता है डॉक्टर को दिखा के सलाह लें कि कई बार साइनसेस में इन्फेक्शन है, उसी की वजह से एलर्जी रहने लग जाती है, उसका इलाज करवाएं। या लंबा है तो उसके और भी कारण पता करके इलाज किया जा सकता है। मुन्ना जी, मैं एक चीज़ इससे मैं और एक अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चों के हकलाने के कारण है, कई बार माता पिता या घर के अंदर जो दादा दादी या बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वही अनजाने में उस बच्चे को तुतलाना सिखाते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो बड़े बड़े लोग उसका लाड करने के लिए तुतला के उससे बात करते हैं। तो उससे बच्चे को ये फीडबैक जाता है कि ऐसे ही बोलना होता है, इसीलिए छोटा बच्चा तुतलाना भी बोलना शुरू कर देता है। कई लोगों में ये कारण होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि बच्चा कितना भी छोटा हो, उसका दिमाग बहुत तेज है, सीखता बड़ी जल्दी है, तो आप उससे हमेशा साफ भाषा में बात करिए। इसमें आपके काफ़ी बच्चों में ऐसा होगा कि वो तुतलाएंगे नहीं। बिल्कुल, लाड़ दुलार अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ ऐसी आदतें भी हो सकती है जिसकी वजह से बच्चों में इस तरह की आदत पड़ जाए, जैसे कि तुतलाने की आदत। तो इन छोटी छोटी बातों का हम ख्याल रखें तो ये हमारे बच्चों के लिए बेहतर होगा। चलिए, इसी के साथ स्वस्थ किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, बने रहें हमारे साथ। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं नाक, कान और गले से संबंधित समस्याओं पर। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसे हकलाने या तुतलाने की समस्या है तो भी आप कॉल कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान और पूछ सकते हैं। अपने विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आप खास तौर पर सलाह और ट्रायल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मध्य प्रदेश से नरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी, आप सभी डॉक्टर जो पदाधिकारी बैठे सबको नमस्कार मेरा। जी नमस्कार नरेश। जी मेरा बालक 9 वर्ष का है मेरा बालक। अच्छा, ठीक है, 9 साल का है। हाँ जी। तो आज 6वां साल है। 6 साल से उसका कान बह रहा है। मैंने कटनी में भी दवाई करवाई, जयपुर में दवाई करवाई, तो ये मतलब साल 6 महीने के लिए वो रुक जाता है कान। इसके बाद से फिर वही पोजीशन हो जाती है, फिर वही बहने लगता है कान। और एक समस्या और है कि हम हल्का हल्का हकलाते हैं हम। जी ठीक है, चलिए तो आप दोनों के बारे में हम एक एक करके जवाब ले लेते हैं। पहले डॉक्टर शर्मा आप बताएं उनके बच्चे के लिए उपचार। आपके बच्चे के कान बहते हैं, उसका फ़र्क पड़ सकता है इसके एक तो स्वास्थ्य के ऊपर और दूसरा स्कूल में इसकी अध्ययन वगैरह करने के ऊपर। तो इसके कई बार बच्चों में जो आम कारण होता है वो होता है कि कान में नाक कान गले में इन्फेक्शन हुआ या कहीं भी, तो वो कान में भी हो जाता है साथ में। मतलब कि डायरेक्टली सपोज नहाते हुए कान में पानी चले गया तो कान से सीधा बाहर कान से अंदर की तरफ चले गया। जुकाम लगी या गला खराब हुआ तो कान के पीछे और नाक के पीछे और कान के अंदर एक ट्यूब जाती है, उसको हम बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब, उसके थ्रू भी इन्फेक्शन चला जाता है। तो आपके बच्चे का ये ध्यान रखें कि एक तो उसको जुकाम वगैरह ना लगे और गला ख़राब नहीं हो। वो जो ये होते हैं चिप्स वगैरह खाना, ये उसको परहेज़ रखें और नहाते वक्त उसके कान के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। फिर जब कान एक बार डॉक्टर को दिखाने से सूख जाए तो उसके कान के पर्दे का ऑपरेशन करवा के पर्दा ठीक करवा लें। और अगर नाक कान गले का विशेषज्ञ कहता है कि इसके कान की गले की हड्डी गल गई है तो फिर ऑपरेशन करवाएं। और कान अगर दोनों तरफ सुनाई कमी है तो इसमें फिर उसकी पढ़ाई लिखाई में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। उसकी आवाज़ में भी फिर जैसे हकलाने का अभी आपको है वो उसको भी होना, क्योंकि जो साफ नहीं सुनेगा वो साफ नहीं बोलेगा। जो साफ बोलने के लिए साफ सुनना भी ज़रूरी है। तो उसका इलाज आप दिखा के ज़रूर करवाइए, ये मेरी सलाह आपको। बिल्कुल। और डॉक्टर अगर हकलाने की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बोले तो थोड़ा स्लो बोले।
अगर आप धीरे धीरे करके बोलते हैं तो हकलाहट की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। दूसरा, किसी पर्टिकुलर शब्द में ज़्यादा समस्या है तो उसको लंबा खींच के बोलें, उससे भी समस्या कम होगी। और धीरे और रिलैक्स मैनर में आपको बात करना है, आराम से किसी की बात को पहले सुने और फिर आराम से आप जवाब दें। इससे भी आपकी हकलाहट की समस्या है वो कम होगी। जी डॉक्टर सुलभ, हमें ये बताएं कि ये जो हकलाने की समस्या है ये होती क्यों है, इसके कारण क्या हैं? हकलाने की समस्या बहुत से कारणों से हो सकती है। पहला कारण है कि ये आनुवांशिक भी होती है। अगर पारिवारिक इतिहास है कि घर में माता पिता, चाचा को, ताऊ जी को, किसी को समस्या है तो 60% बच्चों में समस्या होती है कि ये हकलाहट की प्रॉब्लम हो। दूसरी कारण है कि हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन जाती है, जो स्पीच मसल्स हैं, ऑर्गेन्स है, वो कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करें और स्पीच का प्रोडक्शन हो। अगर वो सिग्नल में प्रॉब्लम होती है कि सिग्नल डिले होता है ब्रेन से इंफॉर्मेशन, तो वो सही से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इसके कारण भी हकलाहट होती है। तीसरा कारण होता है कि हमेशा माँ बाप को बच्चे से डिमांड होता है, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा उसका पढ़ लिख के काफ़ी अच्छा बने, लेकिन जब वो पढ़ाई में कमज़ोर होता है, ध्यान नहीं देता है, तो माता पिता कितनी बार उसे गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, इससे उसमें डर बैठ जाता है। फिर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ती चल जाती है और यही फिर आगे प्रॉब्लम ज़्यादा बड़े लेवल पर आ जाती है। बिल्कुल, तो ये तो समस्या की शुरुआत है। अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है तो ये कितनी गंभीर रूप तक धारण कर सकती है ये समस्या? स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बच्चे जागरूक नहीं होते हैं तो वो आराम से बोलते हैं और उनको कोई विशेष शब्द में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब वो जागरूक हो जाते हैं 7-8 साल के बाद, 10 साल के बाद, तब वो डरते हैं, तब वो ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, कतराते हैं दूसरे लोगों से बात करना। कोई एक शब्द में दिक्कत है, उसके बदले दूसरे शब्द में प्रॉब्लम आती है। स्कूल में भी परफॉर्मेंस उसका खराब होता है, क्योंकि जब टीचर उनकी बात को देखते हैं कि ये ठीक से बोल नहीं पा रहा है तो वो भी गुस्सा करते हैं। इससे बच्चा हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। आगे भी पढ़ाई लिखाई में ऐसे बच्चों को समस्या होती है, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन का टाइम है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं हर जगह, चाहे वो नौकरी हो, हर जगह हमारी प्लेसमेंट होती है, हर जगह बोलने का ही काम है। और अगर बोलने में समस्या होती है तो आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए अगर सही टाइम पर अगर इसका इलाज हो जाए, एक्सरसाइज करवाए, तो बच्चों में काफी सुधार हो सकता है। बिल्कुल, हमारे व्यक्तित्व का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसकी तरफ हमारी जागरूकता होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी डॉक्टर शर्मा, कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसमें एक बता दूं कि बहुत अच्छी बात अभी डॉक्टर सुलभ ने बताई कि रिलैक्स होकर बोलने का। इसका आप नोट करिए कि जो लोग हकलाते हैं, जब वो गाना गाते हैं तो उस समय बिल्कुल नहीं हकलाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं उस समय। तो या बिल्कुल नाटक का अगर मंचन कर रहे हैं, स्टेज पर है, तब भी हमने कई बार देखा है कि वो हकलाहट की समस्या उनकी नहीं होती है। जी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, सही बात बताया उन्होंने कि गाना गाते समय रिदम में जनरली सामान्यतः क्या होता है कि इस चीज को हम समझेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं और वापस इस विषय पर हम लौटते हैं। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से दीपक जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी हेलो। जी जी दीपक जी, पूछिए सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे 1 महीने पहले मुंह में छाले हुए थे। ठीक है, दाहिनी तरफ। हेलो। हाँ, सुन रहे हैं आपकी दीपक जी बात। हाँ जी, छाले हुए तो छाले तो ठीक हो गए, मगर दाहिनी तरफ गाल में दर्द रहता है और गले में भी खराश है सर। अच्छा दीपक जी, आप ये कोई पान पराग, गुटखा वगैरह ये खाते हैं क्या? इसका सेवन करते हैं? नहीं, ये कुछ नहीं, कोई नशा नहीं करता सर मैं। और कोई स्मोकिंग वगैरह भी नहीं करते? जी, कोई स्मोकिंग वगैरह भी नहीं करते, बीड़ी सिगरेट का सेवन भी नहीं करते? नहीं सर, कोई नशा नहीं करता सर। हाँ, तो फिर कई बार क्या होता है कि इसके छाले के कई कारण होते हैं जो जिसकी वजह से हो जाता है। एक तो क्या होता है, जैसे पेट में कब्ज वगैरह ऐसे लोगों को रहती है तो उससे भी छाले हो जाते हैं। कभी कभी हमारे को जो खाने के अंदर कुछ विटामिन्स वगैरह की ज़रूरत होती है, उनकी कमी हो जाती है, उससे हो जाता है। कभी कभी खाना खाते हुए क्या होता है, हमारे दांतों के बीच में जीभ या गाल आ जाता है और उसमें बाइट हो जाती है, तो वो कट जाता है, उसकी वजह से रहता है। ये घाव हो गया, छाला हो गया, वो तो भर गया 7 से 10 दिन में। पर क्या होता है कि अगर हमारे को एसिडिटी की तकलीफ़ है और पेट से एसिड हमारे आता रहता है गले के अंदर, तो वो घाव भरने में टाइम लग जाता है और खराश बची रहती है। तो इसलिए आप ये देखिए कि आपके कोई ऐसी चीज़ का सेवन तो नहीं कर रहे कि जिससे तेजाब बनता हो, या तेजाब जो पेट का है वो गले में तो नहीं आ रहा, तो उस चीज़ को आप बंद कर देंगे, आपका ये ठीक होने हो जाएगी खराश। और थोड़े दिन के लिए गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डाल के 2-3 बार गर्म पानी से गरारे कर लें, उसी से आपका ये उपचार हो जाएगा।
जी दीपक जी, मुझे उम्मीद है कि जो उपाय बताए हैं डॉक्टर ने उन पर आप ज़रूर अमल करेंगे और इससे आपको लाभ भी होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तरुण जी हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं। तरुण जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ हेलो। जी तरुण हाँ। जी। हेलो। तरुण जी हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, इनकी मेरी आवाज़ जो है कभी कभी कोई वर्ड का उच्चारण करने में मेरी आवाज़ अच्छा से नहीं हो पाती है। हम किसी के सामने कुछ वर्ड नहीं ऐसे बोल पाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे समय लगती है। इसके कारण से क्या हो सकता है? क्या कुछ खास शब्दों में ही ये समस्या आती है? नहीं मैंने कि कोई सामान्य की बोलचाल में कि कोई वर्ड से आवाज़ नहीं निकल पाती है। डॉक्टर सुलभ, क्या आप उनको जो suggest समस्या है वो आपकी हकलाने की है समस्या। इसके लिए सबसे पहले आप जब भी किसी से बात करें रिलैक्स रहें और आराम से बातचीत करने की कोशिश करें और थोड़ा धीरे धीरे करके बात करें। आप अगर स्लो बोलेंगे तो ज़्यादा समस्या नहीं होगी। दूसरा कि अगर किसी खास शब्द में दिक्कत है तो उस शब्द को थोड़ा लंबा खींच के आपको बोलना चाहिए, या वाक्य के पहला शब्द है उसको भी स्टार्टिंग वाला जो शब्द है उसको अगर लंबा खींच के बोलते हैं तो उससे भी हकलाने की समस्या होगी, कम होगी। और रिलैक्सेशन का कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जैसे आप कुर्सी पर बैठ के 5 मिनट के लिए आंख बंद करके रिलैक्स रह सकते हैं, या बिस्तर पर हाथ पैर फैला के और रिलैक्स 5 मिनट के लिए रिलैक्स होकर लेट जाए, और बिस्तर पर 5 मिनट के लिए हाथ पैर को मिला के भी रिलैक्स होते हैं। अगर आपकी मांसपेशियां रिलैक्स रहेगी तो आपकी आवाज़ भी क्लियर होगी। तो एक तो आप रिलैक्स से बोले, दूसरा धीरे धीरे करके बोलना है, और ज़्यादा अगर समस्या है तो शब्द को थोड़ा लंबा खींच के बोलेंगे एक रिदम में। इससे समस्या आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। जी बिल्कुल तरुण जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सुलभ, इससे पहले हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे थे कि किस तरह से हकलाने की समस्या जिनको होती है, अगर वो गाना गाते हैं या मंच पर किसी तरह का मंचन कर रहे होते हैं तो वो हकलाहट नहीं होती है। क्या वजह होती है इसकी? क्या होता है कि जब हम गाना जब गाते हैं तो एक लय में गाते हैं, रिदम में गाते हैं। तो जब हम लंबा खींच के आते हैं, सेम जैसा हम लोग बताते हैं कि प्रोलॉन्ग करके बोलो, शब्द को लंबा खींच के बोलो, तो समस्या कम हो जाती है। वही चीज़ होता है सिंगिंग में। एक्चुअली हम क्या होते हैं, रिदम में बोलते हैं, एक लय में गाना गाते हैं, या हम पोएम बोलते हैं, वहाँ भी समस्या कम होती है। लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो क्या होता है कि सामने वाले से हम देखते भी हैं, उनकी आंखों में उनकी बात को सुनते भी हैं, तो नर्वसनेस होती है, तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब लय में बोलते हैं तो उसके कारण हमारी ये प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए जो स्टैमरिंग करते हैं, हकलाते हैं, उनको सिंगिंग में और पोएम बोलते समय ज़्यादा समस्या नहीं होती है। इवन अगर वो पढ़ते हैं, बुक को पढ़ते हैं, तो वहाँ भी समस्या कम होती है, क्योंकि हमारा ध्यान बुक को पढ़ने पर होता है। जो रीडिंग टेक्स्ट है उस पर हम ध्यान करते हैं, दूसरे के सामने कम देखते हैं। तो क्या गाना गाने को भी एक उपचार के तौर पर इसमें लिया जा सकता है? हाँ, अगर हम जिस पेशेंट को प्रॉब्लम है हकलाने की, अगर वो गाना गाने की, सिंगिंग की प्रैक्टिस करे तो उससे भी काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि सिंगिंग एक रिदम में होता है। पहले हम सिंगिंग की कोशिश करें प्रैक्टिस, और फिर धीरे धीरे करके हम बातचीत में भी उस लय की तरफ उसको स्टार्ट करें, जिससे ये प्रॉब्लम कम हो जाए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। कमला जी हमारे साथ हरियाणा से जुड़ रही हैं। कमला जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी, एक तो मेरा है ना बहुत जल्दी गंठो टॉन्सिल हो जाए गला में, और कई बार आँखों से एलर्जी हो जाती है, पानी बहने लग जाए, हर नाक से छींक आने लगती है बार बार, थोड़ा सा भी गर्दा का काम कर ले तो। जी डॉक्टर शर्मा। हाँ, आपके ये जो हैं ये साइन, इनको हम बोलते हैं कि नाक के अंदर और नाक के पास में जो जगह होती है, साइनसेज बोलते हैं, उनमें इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। आपने कभी किसी नाक कान गले को डॉक्टर को दिखाया हो तो उन्होंने जांच की होगी, वरना अगर नहीं गए हैं तो उनको दिखा लेना। तब तक आप क्या करिए कि पानी की भाप लिया करें नाक से। अच्छा। 10-15 मिनट सादा पानी, और ज़ोर से खींच के नहीं लेना, धीरे धीरे आराम से सांस लेना नाक से अंदर और बाहर। उसके बाद में नाक को अच्छी तरह साफ़ किया करें, तो साइनस में वो जब नाक क्लियर हो जाएगा तो माथे के दर्द वगैरह ठीक हो जाएगा। इससे अगर नहीं ठीक हो रहा तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा विशेषज्ञ को, और हो सकता है वो आपके नाक का एक अंदर से एक्सरे भी करा के देखें, आपको कुछ दवाई देंगे, उसी से ठीक होगा। क्योंकि आपके दर्द होता है ना सर में, इसके है कि ये साइनस की आपके इन्फेक्शन काफ़ी होने के चांसेस हैं ज़्यादा। तो डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये ठीक होने वाली बीमारी है, ज़्यादा आप तकलीफ़ नहीं पाएँ, घर पे बैठ के डॉक्टर को दिखाएं, ठीक हो जाएंगे आप। जी
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। शैलेंद्र जी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार शैलेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मुझे 3 साल से ये प्रॉब्लम है कि मेरे को स्मेल नहीं आता किसी भी चीज का। जी 3 साल से ये प्रॉब्लम है। हाँ शैलेंद्र जी, जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो मेरे को नाक में बहुत ज्यादा कफ बनता है। ठीक, आइए जान लेते हैं। हाँ शैलेंद्र जी, आपके भी जैसे अभी पहले किरण जी से बात कर रहे थे, आपके भी नाक और साइनसेस की प्रॉब्लम है। और क्या होता है कि हमारे स्मेल के लिए नाक के ऊपरी हिस्से में एरिया होता है जहाँ पर अगर एयर करंट्स नहीं जाते तो हमको स्मेल नहीं आएगी। तो उसमें रुकावट होने के कई कारण होते हैं। बार जुकाम का लगातार लगे रहना, एलर्जी से सूजन आके ऊपर के रास्ते में हवा का पहुंचना बंद हो जाना, कई बार पॉलिप बन जाते हैं, साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है। किसी किसी केस में सपोज कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो चोट लगी हो सर पे, उससे भी चली जाती है स्मेल। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इलाज करवाएंगे, आपने जो बताया उसमें भी वही लगता है कि आपके साइनसाइटिस है, सवेरे उठते हैं तो नाक के अंदर जमा होता है सीक्रेशन। तो आप भी पानी की भाप लेके नाक को साफ रखने की कोशिश करें और साथ में आप प्राणायाम करना शुरू करें। अनुलोम विलोम के अलावा आप कपालभाति वगैरह करेंगे तो उससे क्या होता है कि वो नाक के रास्ते को खोलता अच्छा है। तो पहले पानी की भाप लीजिए, नाक को ब्लो करके साफ कर लीजिए और उसके बाद में आप प्राणायाम करिए। आपके स्मेल आने के चांसेस ठीक हैं। और अगर नहीं हो तो फिर मैं यही दूंगा सलाह कि किसी नाक कान गले विशेषज्ञ को जाके दिखा लीजिए कि नाक के अंदर इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक या किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको। जी डॉक्टर शर्मा, साइनसाइटिस की आप बात कर रहे हैं, मैं इस बीच समझना चाहूँगी आपसे कि आमतौर पर जो ज़ुकाम हमें होता है उससे साइनसाइटिस किस तरह से भिन्न है, अलग किस तरह से है, कैसे हम समझे कि साइनसाइटिस है किसी को? हाँ, ये नाक हमारा जो है बाहर से दिखता है, इसके अंदर कैविटी होते हैं दोनों तरफ, नाक के बीच में पर्दा होता है जी। ये हमारे काम आता है सांस देने और सांस को बाहर निकालने के लिए। और जो हवा होती है उसकी एयर कंडीशनिंग करता है, टेम्परेचर को भी नॉर्मल लाता है बॉडी के लिए जो जरूरी होता है और ह्यूमिडिटी बढ़ाता है। इस नाक वाले हिस्से में इन्फेक्शन होता है, उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं राइनाइटिस। मतलब राइनाइट, नोज को लैटिन में राइनस बोलते हैं, तो उसी से राइनाइटिस वर्ड आया है। ये तो हो गया कन्वेंशनल जुकाम का। नाक के दोनों तरफ हिस्से में जो हमारे चीक बोन्स हैं और आँख के बीच वाले हिस्से में और नाक के पीछे वाले हिस्से में कैविटीज होती हैं जिनके अंदर हवा भरी होती है। ये सॉलिड नहीं होती हमारी स्कल, जिससे लाइट हो जाती है। इन कैविटीज में हवा होती है। अगर इनका जो द्वार होता है नाक से जुड़ा हुआ, जिससे इन साइनसेस में हवा आती है और बाहर आती जाती है, वो बंद हो जाए तो इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें इन्फेक्शन होने को हम साइनसाइटिस बोलते हैं। ये इन्फेक्शन ट्रीट होना जो पहले वाला साधारण जुकाम है उससे थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हमें ज़्यादा दिन एंटीबायोटिक देनी पड़ती हैं और अगर नहीं ठीक हो तो कभी कभी ऑपरेशन करके भी हमें इसको ठीक करना पड़ता है। इसमें जब इन्फेक्शन होता है तो हमारे सर दर्द रहने लग जाता है, दिन बढ़ता जाता है तो उसके साथ सर दर्द भी बढ़ने लग जाता है। नाक बंद होने से आवाज़ बदल जाती है, हमारी फ्लैट हो जाती है, नेजल ट्वैंग जो होते हैं वो चला जाता, रेजोनेंस हमारी खत्म हो जाती है। जो गाने वाले हैं उनको परेशानी होने लग जाती है, रात को खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हो तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जी, आपने बताया कि सर्जरी इसका उपाय है, तो क्या सर्जरी से पूरी तरह से ठीक हो जाता है? अब ये सर्जरी, नाक में इन्फेक्शन भी कई तरह के होते हैं तो उसी हिसाब से हम सर्जरी भी अलग अलग तरह की होती है। तो एक सर्जरी, हर सर्जरी सारी साइनस के इन्फेक्शन का इलाज नहीं हो सकता एक ही सर्जरी। इसलिए हम देखते हैं कि बीमारी क्या है, उसी हिसाब से सर्जरी करते हैं। पर आम तौर पर सपोज किसी के नाक में पॉलिप है या जुकाम है, तो जो पॉलिप है उनमें तो करीब 70% के आसपास लोग एक सर्जरी के बाद ठीक हो जाते हैं। जी जी। पर इसके साथ में जो कारण जिसकी वजह से पॉलिप बने उसका हमें बाद में ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी साइनस जो इन्फेक्शन, केवल इन्फेक्शन है बिना पॉलिप के, उनमें काफ़ी अच्छे ठीक होने के चांस रहते हैं। पर उसके बाद में ऑपरेशन के बाद में जो डॉक्टर ने सलाह दी है उसको भी मान के चलना है, तभी वो दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, नहीं तो आपके फिर इन्फेक्शन हो सकता है। जी जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं। कावेरी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं कोलकाता से। कावेरी जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी
जी नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ मैं बोल रही हूँ, मेरी 9 साल की लड़की है, तो कान में एक बार कुछ डाला था, उसमें से थोड़ा सा दर्द हुआ था जब वो 1.5 साल की थी। अच्छा। उसके बाद से सबसे थोड़ा बड़ी, जितनी बड़ी होती जा रही है, बोल रही कान में दर्द हो रही थी। फिर मैंने यहाँ पे डॉक्टर दिखाया, तो एक डॉक्टर ने दिखाया, उसके कान में ऐसे कुछ है नहीं, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाती है, वो स्विमिंग करती है, तो उसी टाइम बोलती है मम्मी, कभी कभी बोलती है दर्द हो रही है कान में। लेकिन डॉक्टर के पास जाती हूँ तो कहते हैं ऐसे कुछ कान में है नहीं। हाँ, लेकिन ये दर्द क्यों होता है उसको, जो है उससे कभी कभी बोलती है फिर भी दर्द हो रही है। हाँ, तो हमको डर लगता है, दर्द क्यों बोलती है इसका। जी आइए समझते हैं डॉक्टर शर्मा से क्या हो सकती है इसकी वजह और क्या उपचार है। कावेरी जी, अभी उम्र कितनी हो गई है आपकी बेटी की? मेरी लड़की की उम्र है 9 साल। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जब इनके कभी स्कूल बदलते हैं या कभी जुकाम लग गई, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक ट्यूब होती है कान के, नाक के पिछले हिस्से से कान में जाती है, तो वो उसमें अगर सूजन रहने लग जाए तो कान में नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। तो ऐसे में बच्चों को कई बार रात में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसको आप एक चीज़ सिखाएं कि एक तो नाक से पानी की भाप ले, 10-15 मिनट के लिए नाक साफ़ करना शुरू करें। तो नाक को बाहर की तरफ ब्लो करेंगे तो कान में प्रेशर के साथ में थोड़ी हवा जाएगी और वो प्रेशर नॉर्मल रहने लग जाएगा, तो दर्द नहीं होगा। पर आपका बिल्कुल शक सही है कि अगर कान में बार बार दर्द है तो बिना वजह नहीं होता है। तो अगर एक नाक कान गले के जिसको दिखाया उनको समझ में नहीं आया, तो मैं ये कहूँगा दूसरी ओपिनियन लेने में कोई हर्जा नहीं है, आप उनको दिखा लीजिए। एक टेस्ट होता है इम्पीडेंस का, वो करके देख लेंगे और पता लग जाएगा कि कान के पर्दे के पीछे उनके नेगेटिव प्रेशर या पानी तो इकट्ठा नहीं हो गया है। और अगर वो नाक से सांस लेती हैं, नाक बंद रहता है और मुंह से सांस लेती हैं, तो उसका इलाज करवाइए, तो कान में भी दर्द रहना ठीक हो जाएगा उसका। जी कावेरी जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इन सुझावों पर आप अमल ज़रूर करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, बने रहें हमारे साथ। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम नाक कान गले की समस्याओं पर बातचीत कर रहे हैं, साथ ही हकलाने और तुतलाने की समस्या पर भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अगर इस तरह की किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं और आप चिकित्सक की राय चाहते हैं, विशेषज्ञ की राय चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम के दौरान आप कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, टोल फ्री नंबर है हमारे, इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं मुफ्त में, यानी कि आप कॉल कर सकते हैं और विशेषज्ञ की राय ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सूर्य नारायण जी हमारे साथ पंजाब से जुड़ गए हैं। सूर्य नारायण जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो सूर्य नारायण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी, अपना सवाल पूछें। ठीक, नमस्कार सर। जी नमस्कार। ऐसे ना, हेलो जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये है ना मेरे नाक से है ना वो पानी आता है, छींक बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, तो जब नाक से आता है तो फिर आंख से भी, जब से हवा लगे तो आंख से भी पानी आना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा मतलब ये समस्या हो जाता है। ठीक है। सूर्य नारायण जी, आपके एलर्जी की तकलीफ है, आप क्या काम क्या करते हैं? हम तो काम अभी फिलहाल फ्री हैं, एक तरह से किसानी करते हैं, खेती किसानी। अगर ये साल भर आता है तो ये एलर्जी है, तो फिर तो आपके घर के अंदर ही होता है, कोई पेड़ पौधे से हो सकती है या वैसे और बाहर की चीज़ों से हो सकती है। तो ये एलर्जी है, इसका दिखाना के और इलाज करवाना चाहिए, ज़्यादा तकलीफ होता। ये जो आँख के जलन वाली और ये चीज़ें एलर्जी होते हैं, यूजुअली ये होते हैं मौसम के बदलाव के साथ, जैसे मार्च अप्रैल के आसपास या सितंबर अक्टूबर के आसपास, जब फ्लावर्स वगैरह फूल वगैरह ज़्यादा होते हैं या फसल में जो ये कुमकुम जो बनते हैं उनकी वजह से, तो उस समय आप इलाज लेंगे तो ठीक रहा करेगा। तो आँख में डालने की दवाई के लिए तो आँख के विशेषज्ञ बताएंगे। नाक के लिए इसमें थोड़ा आप
कभी अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो नाक को कवर कर लिया करें किसी जगह से जाते हुए, और हमेशा आते हैं तो डॉक्टर को दिखाइए, वो नाक में आपको इस्तेमाल करने के लिए स्प्रे देंगे, उससे आपको इससे फ़ायदा रहने लग जाएगा और आपकी तकलीफ का फ़ायदा उसमें उपचार होगा। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। वैशाली जी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रही हैं। वैशाली जी, स्वागत है आपका। जी हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग वैशाली जी, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरी मम्मी है, वो मतलब 2-2.5 महीने हो गए। पहले तो दांतों में दर्द था और अब उससे गले में भी दर्द रहता है और कान में भी, और डॉक्टरों के दिखाए तो वो कहते हैं इन्फेक्शन हुआ है। जी जी जी। इनको कोई शुगर की तकलीफ तो नहीं है? नहीं, शुगर की नहीं है। कि ये बताते हैं कि सुबह को तो मम्मी का दर्द ठीक रहता है, पर धीरे धीरे टाइम बढ़ता तो दर्द होने लगता है, और कान में और गले में रहता है दर्द। डॉक्टरों ने बताया इन्फेक्शन है, पर 3-4 जगह दिखा लिया है। ये चाय वगैरह तो ज्यादा नहीं पीते? अदरक वगैरह डालते चाय हाँ जी, चाय पीती है मम्मी ज्यादा। हाँ, अदरक वगैरह भी डालते हैं? अदरक तो सर्दियों में डालती है अब तो, पर मम्मी 3-4 बार पी लेती हैं दिन में। हाँ, वो थोड़ा कम करवाइए, और इनको किसी वो पेट की एसिडिटी कम करने का इलाज करवाइए। जी सर। पेट के अंदर एसिडिटी रहती है, उसकी वजह से होता है, तो वो ठीक रहने लग जाएगा। और गरारे करें थोड़े गर्म पानी में नमक डाल के, और उससे ठीक रहेगा इनका। जी, तो वैशाली जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस सुझाव पर भी आप ज़रूर अमल करेंगी। तो जैसे कि आज हम हकलाने तुतलाने की समस्या पर भी चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर सुलभ हमें ये बताएं कि हकलाने की जो समस्या है इसका क्या उपचार है और क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है? हकलाने का जो समस्या है, अगर सही टाइम पर आ जाएं और परामर्श लें स्पीच थेरेपिस्ट से, तो ये काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाते हैं। इसके लिए जो कुछ एक्सरसाइज है कि सबसे पहले क्या कारण होते हैं कि जब हम बात करते हैं तो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स रखना है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले रिलैक्सेशन का हम एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसमें पूरे मसल्स को रिलैक्स रखना है। एक तो चेयर पर 5 मिनट बैठ के आँख बंद करके पूरा तरह से रिलैक्स रहना है बॉडी और माइंड को। दूसरा है कि बिस्तर पर हाथ पैर फैला के रिलैक्स रहना है और एक हाथ पैर को मिला के। दूसरी बात है कि जब भी आप बात करें तो जो वर्ड का जो पहला पार्ट होता है, जिसको हम सिलेबल बोलते हैं, जैसे पानी में, तो पा को आप प्रोलॉन्ग करके बोलें, पानी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हर वर्ड को प्रोलॉन्ग करना है, नहीं तो पर्टिकुलर किसी खास शब्द में है तो उस शब्द को आपको लंबा खींच के बोलना है। दूसरा है कि थोड़ा स्लो और रिलैक्स मैनर में अगर बात करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को। डॉक्टर सुलभ, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम पहले ले लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रिया जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं। प्रिया जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो प्रिया जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? हेलो। हाँ, नमस्ते डॉक्टर सर। जी नमस्कार प्रिया जी, टीवी का वॉल्यूम बंद रखें। हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हाँ हाँ जी, पूछिए। हाँ हेलो। हाँ, हो गया। हेलो प्रिया जी, अपना सवाल पूछें, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, वो मेरा बच्चा ना अभी वो हकलाना शुरू किया है, पहले नहीं हकलाता था, अभी अभी शुरू हुआ उसका हकलाना। क्या उम्र है आपके बच्चे की? 2 साल 11 महीने हो गया उसको। ठीक है। हाँ ठीक है। डॉक्टर सुलभ, कुछ और पूछना चाहेंगे आप? हाँ, कब से पहले वो ठीक था, ठीक बोलता था, अभी अभी हुआ उसका हकलाना। लगभग तो 3 महीने हो गए उसको हकलाते हुए। 3 महीने। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे में ये सामान्यतः देखा गया है कि 2 से 5 साल की उम्र में हकलाने की समस्या आरंभ होती है। उसमें से 75% समस्या जो है 75% लोगों में ठीक हो जाती है, बाकी कुछ 1 से 1.5% लोगों में ये प्रॉब्लम रह जाती है। लेकिन अगर अभी आप अगर अगल बगल में हैं स्पीच थेरेपिस्ट तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। नहीं तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले थोड़ा बच्चे को धीरे धीरे करके बुलवाने की कोशिश करना है। एक तो आप फिंगर टैपिंग करके बुलवा सकते हैं, जैसे मेरा नाम रमेश
है या जो भी है, 1 टैपिंग 1 वर्ड करके बुलवा सकते हैं। दूसरा, फिंगर काउंटिंग करवाते हुए बुलवा सकते हैं, अंगूठे से एक फिंगर पर एक वर्ड, जैसे मेरा नाम राकेश है, इस तरह से करवा सकते हैं। तो धीरे धीरे करके बच्चे को बुलवाना है। दूसरा, बच्चा जब भी कुछ बोले तो उस पर गुस्साना नहीं है, उसको आराम आराम से बोलने देना है। उसकी सेंटेंस को आपको कंप्लीट नहीं करना है, बच्चे को खुद बोलने दें। और बच्चा जो सही बोलता है उसके लिए आप प्रोत्साहित करें बच्चे को कि देखो आप अच्छा बोल रहे हो। तो अगर उसे आप टाइम देंगे तो वो धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। जी, तो प्रिया जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्पीच थेरेपिस्ट है तो आप ज़रूर संपर्क करें और कुछ सुझाव आपको यहाँ से मिले हैं, इन सुझावों से भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर शर्मा, जिस तरह से ENT से जुड़े सवालों पर हम बात कर रहे थे और पेशे से जुड़ी भी कई बातें हुई हैं, हमें ये बताएं कि पेशे से किस तरह से संबंधित होती हैं इस तरह की समस्या। जैसे कि अगर किसान भाई हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो खेती किसानी से जुड़े होने की वजह से उनको किस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं ताकि उन्हें सावधानी वो बरत सकें। ये किसानों का जो नाक कान गले से होता है वो ज़्यादातर होता है, जैसे ये केमिकल वगैरह स्प्रे करते हैं खेतों के अंदर, तो उससे क्या होता है कि अगर वो नाक को और मुंह को कवर नहीं करते तो वो गले के अंदर जा सकते हैं, नाक के अंदर जा सकते हैं, नाक में एलर्जी कर सकते हैं, डैमेज करके इन्फेक्शन कर सकते हैं। केमिकल अगर ज़्यादा टाइम, बहुत सालों अगर यूज हो चुके हैं तो किसी किसी में ये कैंसर जैसी बीमारी करने का भी इनका अंदेशा रहता है। उसी तरह से गले में जाते हैं तो आवाज़ भारी हो सकती है। जैसे स्प्रे किया खरपतवार को खत्म करने के लिए, तो उससे वो सांस के साथ अंदर चले गया, उनकी आवाज भारी हो जाती है। तो इन चीजों से बचना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस तरह की सावधानी जो किसान भाई हैं वो बरत सकते हैं। और कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं, समय बेहद कम है। डॉक्टर सुलभ, कुछ अंतिम टिप्पणी आप अगर देना चाहें जो हकलाने और तुतलाने की समस्या से जो जूझ रहे हैं उनके लिए, अगर कुछ सुझाव। हकलाने और तुतलाने की समस्या ऐसी है कि अगर आप सही टाइम पर आ जाएं तो इसका इलाज संभव है। तुतलाने की समस्या है कि आप स्पीच थेरेपिस्ट से मिलें और जो साउंड है जिसमें उसको समस्या होती है, चाहे वो क ख ग घ को त थ द द बोलता है, जैसे जीभ को पीछे रखना है उसमें आगे कर देता है, तो इन चीज़ों को आप स्पीच थेरेपिस्ट करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़े और जिन्होंने देखा इस कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम के दौरान जो जानकारी मिली है उससे उन्हें लाभ ज़रूर होगा। और इसके साथ ही हमें आपके सुझाव की प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि स्वस्थ किसान का मकसद ही है आपको जागरूक करना और बीमारियों से बचाना। तो हमें आप लिखें हमारे पते पर। हमारा पता है DD किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है swasthkisan@gmail.com। इसी के साथ आज बस इतना ही। अब अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मंगल रहें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।